अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमारा आज का नॉवेल है तेरे मेरे दरमियान। यह नॉवेल कजिन मैरिज बेस्ड है, सस्पेंसफुल एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल है। बारिश अभी कुछ ही देर पहले थमी थी। नरम धूप बादलों की ओर से झांक कर कमरे में यूं उतर रही थी जैसे किसी मुसव्विर ने रोशनी के बारीक धागे बिछा दिए हो। हरीम मुकम्मल इन्हमाक से डाइजेस्ट के आखिरी सफ़े पढ़ रही थी। उसकी मुजस्सिस निगाहें एक एक लफ्ज़ को इस वालहाना कैफियत से जज्ब कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और जमल कमरे में दाखिल हुई। समल यार, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो? किसी दिन बेमौत मारोगी मुझे? तुमने तो डरा ही दिया। मैं समझी वो चंगेज़ खान आ गया है। एक मिनट, ये डाइजेस्ट तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरे ख्याल से तो कल अजलान भाई ने तुमसे डाइजेस्ट ले लिया था ना? जमल ने आंखें छोटी करके डाइजेस्ट की तरफ देखते हुए सवाल किया। हाँ, वो ले लिया था, लेकिन क्या है ना, अल्लाह ने मुझे अक्ल दी हुई है। मुझे पता था कि वो मुझसे डाइजेस्ट ज़रूर लेंगे, इसीलिए मैं पहले से ही 2 लेकर आई थी, ताकि एक उन्हें दे दूंगी और एक अपने पास रख लूंगी, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो कि मेरे पास डाइजेस्ट नहीं है। गर्दन अकड़ा कर हरीम खास तफाखुर से बोली, इसे तुम अक्ल कहती हो? बेवकूफ़ लड़की, अपना वक्त जाया कर रही हो। डाइजेस्ट पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे पेपर्स के दिन हैं, तुम उन पर ध्यान दो, फिर फारिग दिनों में पढ़ना। न तुम्हें किसने मना किया है? अब तुम भी मुझे अपने भाई की तरह लेक्चर देने मत बैठ जाओ। इधर आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, कसम से मज़ा ही आ गया। फिर वो उसे बहुत जोश से कहानी सुनाने लगी, ऐसे जैसे वो उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी हो। हरीम शौक, चंचल और कदरे रोमांटिक लड़की थी। वो हमवक्त रिसाले पढ़ती और हर कहानी में खुद को महसूस करती थी। बनना संवरना और लिखारी के फर्जी किरदारों में खोए रहना ही उसका मामूल था। इसके बरक्स जमल हकीकत पसंद लड़की थी। वो अक्सर हरीम को समझाती रहती, लेकिन वो हरीम ही क्या जो उसकी बात सुन ले। वो उसकी बात एक कान से डालती और दूसरे कान से। जमल उसकी कजिन होने के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और वो दोनों एक दूसरे पर जान लुटाती थी। बचपन से अब तक का वक्त उन दोनों का एक दूसरे के साथ गुजरा था। वो दोनों हम उम्र थी और उस वक्त सेकेंड ईयर की तालिबा थी, जबकि अजलान दोनों से कुछ साल बड़ा था और पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी। वो जानता था कि हरीम कहानियों को बहुत संजीदगी से लेती है। जब उसकी कहानी का कोई हीरो हीरोइन मर जाती तो कई कई दिन उनके शोक में रहती और ठीक से खाना भी ना खाती। इसलिए वो अक्सर उसके डाइजेस्ट छुपा दिया करता था। इसी वजह से हरीम उसे चंगेज खान कहती थी, बकौल उसके कि वो उसका और उसकी खुशियों का दुश्मन था। सुबह जब अजलान कमरे से निकला तो सामने सोफे पर हरीम अपनी टांगों के गिर्द बाजू लपेटे सर घुटनों में दिए अकेली खामोश बैठी थी। अजलान जाकर उसके पास बैठ गया। अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करके हरीम ने सर उठाकर सामने देखा तो अजलान उसी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू देखकर अजलान ने नरमी से पूछा, क्या हुआ है? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? तो हरीम आलती पालती मारकर मुंह उसकी तरफ करके बैठ गई, जैसे वो इसी इंतजार में बैठी थी कि कोई उससे इस उदासी की वजह पूछे। आपको पता है, फारसा के मामा का इंतकाल हो गया है। क्या? किसका इंतकाल हो गया है? वो तो समझा था कि उसकी किसी हीरो हीरोइन की कहानी का क्लाइमेक्स हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो इंतकाल की बात सुनकर अजलान भी परेशान हो गया था। वो जो मेरी कहानी की हीरोइन थी पारसा, उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। आपको पता है दुनिया में ना, उसका वही एक सहारा थी, अब वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसकी बात सुनकर अजलान ने एक लंबी सांस खींची और एक दफा फिर अपनी तरफ से उसे समझाने की छोटी सी कोशिश की। देखो हरीम, ये हकीकत नहीं होती। ये एक लिखारी के ख्याली किरदार होते हैं जिन्हें वो तख्लीक करता है। डाइजेस्ट पढ़ना गलत नहीं है, इसमें बहुत सी अच्छी बातें भी बताई जाती हैं,
لیکن اس طرح سے ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا اور خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا بے وقوفی ہے۔ اگر تمہاری اپنی زندگی میں کچھ مشکل آ گئی تو تم کیا کرو گی؟ جو کہانیاں پڑھ کر ان کے لیے اتنے دن غمزدہ رہتی ہو تو اپنی زندگی کی مشکلوں کو پھر کیسے فیس کرو گی؟ حقیقی زندگی میں جینا سیکھو۔ اس کے نہایت پرسکون انداز میں سمجھانے پر اس کا دکھ کافی حد تک کم ہوا تھا، اس لیے مسکرا کر سر اثبات میں ہلا دیا۔ گڈ، اب شاباش، اٹھو، جاؤ اور جا کر میرے لیے ناشتہ لے آؤ پلیز۔ اذلان کے ایسا کہنے پر وہ جلدی سے اٹھی اور کچن میں گھس گئی۔ اذلان کی نظروں نے کچن تک اس کا پیچھا کیا تھا، اس نے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ اذلان نے کالج سے ہی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی، اس لیے اب 2-3 سالوں میں اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ اپنا کاروبار کرنے کا تھا۔ انہیں امیر ہونے کا شرف حاصل نہیں تھا، اس لیے اسے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ اس کا ایک دوست تھا احمد، اس کے بابا کا لاہور میں ریڈی میڈ گارمنٹس اور ہول سیل کپڑوں کا کاروبار تھا۔ اس کا ارادہ انہی کے پاس جا کر کچھ وقت کام سیکھ کر پھر اپنا کاروبار شروع کرنے کا تھا۔ اس کے لیے اس نے سلیم صاحب سے بھی اجازت لے لی تھی۔ کل اسے لاہور جانا تھا۔ سائرہ بیگم اس کی پیکنگ کر رہی تھی اور ساتھ وقفے سے اسے نصیحتیں بھی کر رہی تھی۔ وقت سے کھانا، وقت پر سونا، کام کو سر پر سوار مت کرنا، وغیرہ وغیرہ، اور وہ مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر صبح اذلان کے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ سائرہ بیگم بار بار اسے گلے سے لگاتی اور اس کا ماتھا چومتی۔ جمل اور حریم بھی بہت اداس تھی۔ اذلان کے جانے کے بعد جیسے ان کے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا حریم کو تنگ کرنا، اس کا ڈائجسٹ چھپا دینا، اس کی نصیحتیں، اس کے لیکچر اور اس کا بار بار اس کے ساتھ مورچہ آرائی کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ سب اسے بہت یاد آتا تھا۔ وہ انجانے میں ہی ہر وقت صرف اذلان کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اذلان کو گئے پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ سلیم صاحب اس عرصے میں اذلان کو کئی دفعہ دیکھنے جا چکے تھے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ایک دن وہ دونوں کمرے میں بیٹھی گپوں میں مصروف تھی، جب جمل کو اچانک کیا سوچی کہ وہ حریم سے پوچھ بیٹھی، ایک بات بتاؤ، تمہیں اذلان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ کڑوے کریلے؟ جمل کے سوال پر حریم نے جھٹ سے جواب دیا، میں مذاق نہیں کر رہی، سیریس پوچھ رہی ہوں۔ اگر تمہاری شادی اذلان بھائی جیسے کسی شخص سے ہو جائے تم کیا کرو گی؟ اس بار جمل نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا تھا، لیکن حریم بیچاری کیا کرتی، اس نے جب کبھی سنجیدہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے جمل کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ توبہ کرو جمل، پتہ نہیں تمہاری عقل کو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ نہ میں اور چنگیز خان سے شادی، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا شوق نہیں ہے مجھے، کبھی بھی نہیں۔ میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میری ہر خواہش پوری کرے، مجھ پر پابندیاں نہ لگائے اور مجھے ہر وقت لیکچر نہ دے۔ بالکل کہانیوں کے ہیرو جیسا، حریم اپنی دھن میں بولتی گئی، لیکن نہ جانے کیوں حریم کی اس بات پر جمل کے چہرے کی خوشی ایک دم مند پڑی تھی، پر حریم نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ جمل چک کمرے سے چلی گئی تو حریم پھر سے اذلان کی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کی گئی جمل کی بات سوچ کر ہی اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے آس پاس پھول کھل آئے ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور شرم سے دوری ہوتی ہوئی کمبل منہ تک تان کر لیٹ گئی۔ ادھر جمل نے ساری بات من و ان اذلان تک پہنچا دی تھی۔ بھائی، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ اپسٹ رہتی تھی، اب آپ سے شادی کا سن کر وہ خوش ہو جائے گی، لیکن اس نے تو انکار ہی کر دیا۔ میری کتنی خواہش تھی کہ حریم میری بھابھی بن۔ جمل کو اس طرح مایوس دیکھ کر اذلان کو بھی برا لگا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی، تم ریلیکس ہو جاؤ، اور ہاں، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ اس بارے میں اب تم کسی سے کوئی ذکر نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو حریم میڈم کو مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ چلو کوئی بات نہیں، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے اس مختصر وقت میں ہی ایک فیصلہ لے لیا تھا، بس اب اس پر عمل کرنا تھا۔
اذلان چونکہ کافی ہنرمند اور محنتی لڑکا تھا، تبھی کچھ وقت کام سیکھنے کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا اور اس کی دن رات کی محنت کی وجہ سے اب اس کا کام چل نکلا تھا۔ کئی شہروں کے تاجروں کے ساتھ اس کا مستقل کام شروع ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کے واپس جانے سے اس کے کام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے شہر واپس جا کر اپنے کاروبار کو مزید آگے بڑھائے گا۔ صبح ہی وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ جب گھر پہنچا تو اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ سائرہ بیگم اور سلیم صاحب اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ گھر کے باہر گاڑی کا ہارن سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سلیم صاحب باہر دروازے کی طرف چلے گئے۔ سائرہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی باہر آ گئی۔ سلیم صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اذلان کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اذلان نے گاڑی اندر کی اور ان سے ملنے کے بعد لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی جمل اور حریم بھی سیڑھیاں اترتی نیچے ہی آ رہی تھی۔ اپنے سامنے اذلان کو دیکھ کر جمل بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ خوشی تو حریم کو بھی بہت ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی خوشی جمل کی طرح ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے چل کر آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان باری باری دونوں سے ملا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اذلان اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اذلان کے واپس آنے کے بعد حریم کی تو جیسے ساری خوشیاں واپس آ گئی تھی، وہ سارے گھر میں اڑتی پھیل رہی تھی اور اس کی یہ تبدیلی سب گھر والوں نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ اس کا حریم کو تنگ کرنا، اس کا ڈائجسٹ چھپا دینا، اس کی نصیحتیں، اس کے لیکچر اور اس کا بار بار اس کے ساتھ مورچہ آرائی کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ سب اسے بہت یاد آتا تھا۔ وہ انجانے میں ہی ہر وقت صرف اذلان کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ ایک دن جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو اذلان گھر میں داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت اور ماڈرن قسم کی لڑکی بھی تھی۔ گھر والوں نے اس لڑکی کا خوب پرت پاک استقبال کیا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے پہلی بار مل رہے ہو، وہ جیسے اس لڑکی کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے، اور یہ بات حریم کو بہت کھٹک رہی تھی۔ اس نے کوہنی مار کر جمل سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو جمل نے سرسری سا تعارف کروا دیا، یہ بھائی کی دوست ہے، ماہم اور ان کی بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ یونیورسٹی میں دونوں نے ساتھ ہی پڑھا ہے اور اب کام میں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد اذلان اسے گھر چھوڑ کے آ گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حریم بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اس وقت وہ مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ اذلان کا اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، سب کا اس کا اتنا پرت پاک استقبال کرنا، یہ سب اسے کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیوں اس لڑکی سے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی، بلکہ ایسا کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ اسے اس سے جیلسی ہو رہی تھی۔ اذلان صبح کام کو جاتا اور شام کو واپس آتا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ جمل اور حریم کی بھی۔ اذلان پوری طرح سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ اب یہاں پر اسے اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں بھی کافی محنت کرنی تھی۔ حریم اور جمل کی بھی پیپرز نزدیک تھے، اس لیے وہ بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں ماہم بھی کئی دفعہ ان کے گھر آ چکی تھی۔ چونکہ وہ یہاں پر اپنی پھوپھو کے پاس رہتی تھی، تو سائرہ بیگم بھی ایک دو دفعہ ان کے گھر جا چکی تھی۔ شام کے وقت سب کھانا کھا رہے تھے، جب سائرہ بیگم نے پہلے کی کئی دفعہ کی ہوئی بات واپس چھیڑی۔ اذلان بیٹا، اب تو تمہارا بزنس بھی چل نکلا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ سائرہ بیگم کی بات سن کر حریم کی نظریں خود بخود اذلان کی طرف اٹھی تھی اور اذلان بھی حریم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملی اور حریم نے اپنی نظریں جھکا لی۔ پھر اذلان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अजलान की बात सुनकर सायरा बेगम मुस्कुराईं। हाँ, ढूंढ ली है और मुझे यकीन है। जमल ने हैरानी से पूछा, माहम अजलान की दोस्त? मेरे ख्याल में वो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। सायरा बेगम की बात सुनकर हरीम का निवाला हल्क में अटका था। न चाहते हुए भी उसने अजलान की तरफ देखा। अजलान ने मुस्कुराते हुए सर इस्बात में हिला दिया। ठीक है मामा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। अजलान का इतना कहना था कि हरीम को अपने चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हुआ। उसे वहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। वो बहाना करके वहां से अपने कमरे में आ गई। ये तो वो पहले से ही जान चुकी थी कि अजलान के लिए उसके दिल में इज्जत व एहतराम के अलावा भी कोई जज्बा है, लेकिन वो अभी तक उसे कोई नाम नहीं दे पाई थी। लेकिन आज उसका किसी और का होने का सुनकर ही उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। ऐसे ही रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो काफी दिन चढ़ाया था। उसकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो चुकी थी। वो नीचे गई तो घर में काफी खामोशी थी। वो जाकर लाउंज में सोफे पर बैठ गई। इधर बैठे उससे कुछ वक्त ही गुजरा था कि किचन से जमल नाश्ते की ट्रे लेती हुई बाहर आई। अरे तुम उठ गई, मैं भी तुम्हें जगाने जा रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना लूं। चलो उठ गई हो तो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन हरीम का तो इस वक्त कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मामा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। माहम के घर गई है। वो रात को बात कर रही थी ना, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो रात को ही चली जाती। तुम तो रात को चली गई थी। हम कितनी देर बैठकर भाई की शादी की बातें करते रहे हैं। सुबह होते ही उन्होंने कहा कि तुम घर को देखो, मैं माहम के घर जाती हूँ। कह रही थी कि पहले उसकी पता है हरीम, माहम को जब मैंने पहली बार देखा था ना, तब भी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और अब तो मेरी भाभी बन जाएगी। सच कितना मजा आएगा ना। समल नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, लेकिन हरीम की सुई तो एक ही जगह अटकी हुई थी। अगर अजलान की माहम से शादी हो गई तो क्या वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? उसका दिल बंद होने लगा था। वो फिर से उठकर अपने कमरे में आ गई। पेपर भी सर पर थे, लेकिन उसका किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा था। हर चीज से दिल उचाट हो गया था। कुछ देर ही गुजरी थी कि सायरा बेगम दरवाजा नॉक करके कमरे में आई। उसकी सूजी हुई आंखें उसके रोने की चुगली कर रही थी, लेकिन सायरा बेगम उसकी तरफ नहीं देख रही थी, जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो या वो खुद ही उससे नजर चुरा रही हो। हरीम बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया और जमल बता रही थी कि सुबह नाश्ता भी नहीं किया। सायरा बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। उनकी इस मोहब्बत को देखकर उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। काफी देर अपना गम हल्का करने के बाद वो उनसे अलग हुई थी। सायरा बेगम ने उसे बहुत सी तसल्ली दी। उनके जाने के बाद हरीम एक दफा फिर रो दी। उसके दिल में एक ही तीस उठ रही थी कि काश कोई उसका अपना होता जो उसकी आंखों का दर्द पढ़ पाता। फिर रात को जमल ने उसे माहम के घर वालों की तरफ से हाँ होने और इसी महीने शादी की तारीख तय होने की भी खबर दे दी थी। उसे जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी टूट गई थी। हरीम के 2 पेपर लेते थे और वो जिस तरह उसने दिए थे वो सिर्फ वो और उसका खुदा जानता था। ना ही उससे कुछ तैयारी हो पाई थी और ना ही पेपर में उसने कुछ लिखा था। वो पहले ही जानती थी कि वो इस दफा कभी पास नहीं हो सकेगी। खैर, पेपर खत्म होने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। जमल उसे रोज शॉपिंग पर चलने को कहती और हरीम कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। आज भी सुबह वो अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी अपने सोचों में गर्क थी।
जब जमल उसके पास आया। हरीम, चलो आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो। यार, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे लिए शॉपिंग, तुम खुद करो ना। इतने काम हैं, तुम तो किसी काम में हाथ ही नहीं बटा रही। भला ऐसे थोड़ी ना होता है, शादी वाला घर है और तुम हो कि अपने कमरे से निकलती ही नहीं हो। ऐसे नहीं चलेगा, आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना ही पड़ेगा। जमल ने आते ही उस पर दावा बोल दिया था, इसलिए अब उसके पास बचने का कोई चांस नहीं था। तभी वो खामोशी से उठी और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। शॉपिंग मॉल पहुंचकर जमल तो शॉपिंग में झट गई थी। हरीम को जमल की एक बात पर हैरत हुई थी कि वो सिर्फ उसी के लिए शॉपिंग कर रही थी। उसने जमल को मना भी किया था, समन, मुझे इतने कपड़ों की क्या ज़रूरत है और तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए क्यों ले रही हो? शादी मेरी थोड़ी ना है। लेकिन जमल ने सहूलत से उसकी बात टाल दी थी। बीबी, ये अजलान बाई का हुक्म है कि हमने भी सारे नए कपड़े लेने हैं, नई चीज़ें लेनी हैं, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम भाभी से कम लगे। उन्हें देखा है ना, कितनी मॉडर्न है। और हाँ, अब सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग बाकी थी, इसलिए आज सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग होगी। भाभी के लिए और अपने लिए मैं सारे कपड़े ले चुकी हूँ। फिर उसने सारा दिन उसे घन चक्कर बनाए रखा, कभी एक दुकान कभी दूसरी दुकान। हरीम की हालत शाम तक काफ़ी खराब हो चुकी थी। शाम गए दोनों अजलान के साथ घर वापस लौटी थी। हरीम काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटते वो जल्दी से उठी, वुज़ू बनाया और जाए नमाज बिछा दी। नमाज पढ़कर उसने जो ही हाथ दुआ के लिए उठाए तो उसके सामने अजलान का चेहरा आ गया, लेकिन वो अजलान को नहीं मांग सकती थी। उसके पास अब मांगने के लिए कुछ नहीं था। वो बस बारगाह इलाही में हाथ उठाकर रोने लगी। और फिर दूसरा दिन भी उनका काफ़ी मसरूफ गुजरा था, क्योंकि शादी में अब एक हफ्ता रह गया था और घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। दिन गुजरने का पता ही नहीं चला था। रात के वक्त वो अकेली टेरेस पर बैठी चांद को देख रही थी, जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अजलान खड़ा था। वो अजलान का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके आने से पहले या तो अपने कमरे में चली जाती थी या फिर यहाँ आकर अकेली बैठ जाती थी। लेकिन अब वो यहाँ पर भी आ गया था। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसके सवाल पर हरीम खामोशी रही तो अजलान आगे बढ़कर खामोशी से उसके साथ वहीं जमीन पर बैठ गया। क्या बात है हरीम, नीचे सब इकट्ठे बैठे हैं और तुम यहाँ पर अकेली? कुछ कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ठंडी हवा खाने का दिल चाहा तो यहाँ आ गई। हरीम ने आगे की तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। अजलान की तरफ देखने की गलती उसने नहीं की थी। अच्छा, एक बात पूछूं हरीम, मैंने कुछ दिनों से तुम्हें नोट किया है, तुम काफी उदास उदास रहती हो। सब ठीक तो है ना? अच्छा, आपको मेरी उदासी नजर आ रही है। मैं तो समझी थी आपको माहम के अलावा कुछ दिखाई देगा ही नहीं। वो शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये अल्फाज खुद ब खुद उसके मुंह से निकल गए थे। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। उसे जैसे ही अपने अल्फाज का अंदाजा हुआ तो जल्दी से उसने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अजलान इतनी आसानी से उसे जाने देने के मूड में नहीं था। अरे सॉरी, किस बात का? चलो, इतना तो मालूम हो गया कि तुम उदास हो। अब किस वजह से उदास हो, ये भी बता दो। पता नहीं वो उसके मुंह से क्या सुनना चाहता था कि इतनी तफ्तीश पर उतरा हुआ था। हरीम से तो उसे जवाब देना मुश्किल हो गया था। उसने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि क्या ज़रूरत थी उसे इस तरह से शिकायत करने की, लेकिन फिर बात बदलते हुए जल्दी से बोली, छोड़िए, ये बताएं कि आपकी शादी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? खुश तो बहुत होंगे आप। सवाल तो काफ़ी बेढंगा था, लेकिन अजलान तो जैसे इसी सवाल के इंतज़ार में था, इसीलिए लंबी सांस खींची और अपना दिल खोलकर हरीम के सामने रख दिया। तुम्हें पता है हरीम, मेरी शादी मेरी बचपन की मोहब्बत से हो रही है,
जिसे मैंने बचपन से चाहा है। और मोहब्बत को पा लेने का एहसास क्या होता है, ये मुझे अब पता चला, बल्कि आज पता चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुदरत मुझ पर इस कदर मेहरबान हो जाएगी कि मेरी हर दुआ बिन मांगे पूरी हो जाएगी। मैंने तो न जाने क्या-क्या सोच रखा था कि पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या-क्या करना पड़ेगा, लेकिन सारे काम खुद ब खुद ही मेरे हक में होते गए। और मुझे तब एहसास हुआ कि हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस सही वक्त आने का इंतजार करती है। और जब सही वक्त आता है तो हमें वो सब मिल जाता है जिसका कभी हमने तसव्वुर किया होता है। अजलान अपने ख्यालों में खोया हुआ उसे अपने दिल का हाल सुना रहा था और हरीम गुमसुम बस अजलान के चेहरे की तरफ देख रही थी। अजलान के चेहरे पर इस वक्त वो चमक थी। अजलान को इस कदर खुश देखकर हरीम को भी सुकून सा महसूस हुआ था। उसे आज समझ आया कि मोहब्बत को पा लेना ही मोहब्बत नहीं, बल्कि मोहब्बत की खुशी में खुश होना भी मोहब्बत है। हरीम वैसे ही गुमसुम सी बैठी थी जब अजलान ने चुटकी बजाकर उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचा। चलो अब नीचे चलते हैं हरीम, रात काफी हो चुकी है और सारा दिन काम करके तुम काफी थक गई होगी। वो दोनों साथ नीचे आए और अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। हरीम अपने कमरे में आई और नमाज अदा करने लगी। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आज उसके पास भी मांगने के लिए कुछ था, अजलान की खुशी और अपने लिए सब्र। आंसू आप ही उसकी आंखों से बह रहे थे, क्योंकि मोहब्बत को दफन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसे यकीन था कि वक्त के साथ साथ वो संभल जाएगी। उसने जाए नमाज तय करके रखी और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। उसने किचन में कदम रखा था कि उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। खिड़की से आती चांद की रोशनी हरीम पर पड़ रही थी। उसने ऊपर देखा तो सामने कोई खड़ा पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा उसे निहारने में मसरूफ था। उस शख्स की खिड़की की तरफ पीठ थी, इसलिए उसका चेहरा वो नहीं देख पाई थी। अगर घर का कोई फर्द होता तो वो उससे बात करता। उसे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। अपने घर में किसी गैर की मौजूदगी का सोचकर उसके रोंगटे खड़े हुए थे। वो भागने के लिए पलटी ही थी कि उस शख्स ने पकड़कर उसे शेल्फ के साथ लगा दिया और दोनों साइडों पर हाथ रखकर उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया था। कक कौन है आप? कक क्या चाहिए आपको? कौन हूँ बाद में बताऊंगा। क्या चाहिए उसकी तफसीर भी बाद में। फिलहाल सिर्फ ये कहने आया हूँ कि इस तरह उदास न रहा करे, मुझे आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं। उस शख्स की सरगोशी सुनकर हरीम के रहे। उसने जोर से आंखें मीची। अजलान की आवाज उसे होश की दुनिया में लाई थी। वो अब भी वहीं शेल्फ के साथ खड़ी कांप रही थी। क्या हुआ हरीम? और तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? मैं पानी पीने आई थी, किचन में कोई था। अजलान ने उसे चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास लाकर उसे थमाया। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, किचन में कोई नहीं था। तुम नींद में थी तब तुम्हें ऐसा लगा। नहीं अजलान, मेरा यकीन करे कोई यहाँ था। हरीम, अगर कोई होता तो इतनी जल्दी भाग नहीं सकता था। तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा वहम था। कुछ देर अजलान उसका खौफ कम करता रहा। अजलान की बातों से हरीम का भी खौफ कम हुआ था। अच्छा, अब तुम कमरे में जाओ। अजलान की नजरों ने कमरे तक उसका पीछा किया था। उसके जाने के बाद अजलान ने बालों में हाथ फेरा और लाउंज में आकर सोफे पर लेट गया। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो हरीम को बता दे कि किचन में कोई और नहीं बल्कि अजलान ही था, लेकिन उसे बस सही वक्त का इंतजार था जो अब करीब ही था। दिन पर लगाकर उड़ गए थे। मेहंदी का दिन भी आ पहुंचा था। अस्र के वक्त ब्यूटिशियन भी आ चुकी थी और इस वक्त हरीम को उसके कमरे में तैयार कर रही थी। हरीम को ये सब काफी अजीब लग रहा था। एक तो उसका जोड़ा ही इतना हैवी था और पहली दफा ऐसा हुआ था कि जमल का और उसका जोड़ा अलग अलग था। हरीम इस बारे में जमन से पूछ भी चुकी थी, लेकिन जमन ने ये कहकर टाल दिया था कि अलग अलग कपड़े ज्यादा प्यारे लगते हैं, इसलिए मैंने शादी के सारे जोड़े तुम्हारे और मेरे अलग अलग लिए हैं। एक जैसा एक जोड़ा भी नहीं है।
ब्यूटिशियन उसे तैयार करके जा चुकी थी। जब वो नीचे आई तो काफी सारे मेहमान आ चुके थे। सामने ही स्टेज पर जमल खड़ी थी। उसे देखकर भागकर उसके पास आई और उसे साथ ले जाकर स्टेज पर बिठा दिया। जमल, अजलान कहाँ है? उसने तकरीबन उसे डांटते हुए कहा था। अरे यार, क्या बताऊं तुम्हें? अजलान भाई का तो पता है ना, उन्होंने कहा कि मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, मुझे ये सब पसंद नहीं, तुम लोग अपनी खुशी पूरी कर लो। तो मैंने कहा कि अब स्टेज खाली तो थोड़ी देर होगा, इसलिए हम दोनों स्टेज पर बैठेंगे। अपना वक्त तो जाने कब आए, तुम बैठो, मैं अभी मेहंदी लगाने वाली लड़की को बुलाकर लाती हूँ। वो उसे बिठाकर जल्दी जल्दी स्टेज से उतरकर चली गई। थोड़ी देर में वो एक लड़की को साथ लेकर आई। उसके हाथ में एक मेहंदी वाला थाल भी था, जो आकर उसने हरीम के सामने टेबल पर रख दिया और खुद भी आकर उसी के साथ बैठ गई। मेहंदी आर्टिस्ट ने हरीम के हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी। जमल, तुम भी तो लगाओ ना मेहंदी, तुम क्यों नहीं लगा रही? ऐसा करो, पहले तुम लगवा लो, फिर मैं लगवा लेती हूँ। अब ये बेचारी दोनों के हाथों पर तो नहीं लगा सकती ना, एक एक करके लगाएगी ना। जमल ऐसा कहकर स्टेज से नीचे उतरी और मेहमानों के पास चली गई। हरीम को इस तरह स्टेज पर बैठकर मेहंदी लगवाना बहुत ही अजीब लग रहा था। थोड़ी देर तो वो वैसे ही बैठी रही, फिर उसने बीच में ही हाथ खींचा और स्टेज से नीचे उतरी और भागती हुई अपने कमरे में आ गई। एक तो पहले ही उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, ऊपर से जमल का ये रवैया। ना तो जमल उसे किसी बात का सही से जवाब दे रही थी, ना ही उसके पास टिककर बैठ रही थी। हरीम को इस वक्त रोने के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आने लगा था, इसलिए उसने सारी चीजें खुद से नोच नोच कर उतारनी शुरू कर दी। चूड़ियां उतारकर उसने ऐसे ही जमीन पर फेंकी। फिर उसने अपने कानों में से मोतिये के फूलों वाले झुमके उतारे और करते करते उसने अपनी सारी ज्वेलरी उतारकर जमीन पर फेंक दी थी। इस दौरान उसकी मेहंदी भी सारी खराब हो गई थी। वो वॉशरूम गई और अपने हाथ रगड़ रगड़ कर इस तरह से धोए जैसे वो अपने हाथों की लकीरें भी मिटाना चाहती हो। वो जैसे ही मिटा सा मेकअप और गालों पर आंसुओं के निशान। मेहंदी तो उसने धो ली थी, लेकिन मेहंदी ने अपना रंग छोड़ दिया था। अजलान कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, फिर मजबूत कदम बढ़ाता उसके पास आया। वो 2 कदम पीछे हुई थी। क्या बात है हरीम, ये सब क्या है? अजलान ने हरीम से कोई जवाब नहीं बन रहा था कि अब वो इस तरह से कमरे की खराब हालत की क्या वजाहत दे, इसलिए खामोशी से नजरें झुका ली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे हरीम, ये सब क्या है? मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम्हारा किसी चीज में भी दिल नहीं लग रहा, किसी के पास न बैठती हो, न किसी बात का सही से जवाब देती हो। कहीं जाने का बोलो तो तुम्हारा मूड नहीं होता, और आज तो तुमने हद ही कर दी। सारे मेहमानों के सामने इस तरह से भागकर कमरे में आना और चीजें नोच नोच कर उतारना, खुद को तकलीफ देना, किस चीज का मातम मना रही हो तुम? अजलान की आवाज कदरे ऊंची हुई थी। हरीम को पहले ही गुस्सा आया हुआ था, ऊपर से अजलान का ये रवैया। अब उसके सब्र ने भी जवाब दे दिया तो वो भी चीख पड़ी। हाँ हाँ, मना रही हूँ मातम। आपको क्या मसला है? छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? जितना आपसे भागने की कोशिश करती हूँ, क्यों बार बार आ जाते हैं मेरे सामने? क्यों दे रहे हैं मुझे ये अजियत? ऐसा कहते ही वो जमीन पर घुटनों के बल गिरी और फूट फूट कर रोने लगी थी। अजलान भी उसके पास नीचे जमीन पर ही बैठ गया। मोहब्बत करती हो मुझसे? अजलान का ये सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसे अजलान से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। उसने चौंक कर अजलान की तरफ देखा। इस सवाल ने उसके 14 तबक रोशन किए थे, और अब उसे समझ आई थी कि वो गुस्से में क्या कह चुकी है। जिस राज को वो दिल में दफन कर चुकी थी, आज वो अजलान के सामने अया कर गई थी। अजलान की आंखों में ऐसा कुछ था कि वो कुछ लम्हे अब उसके पास इस सच से भागने का कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने शर्मिंदगी से अस्वाद में सर हिला दिया। हरीम के इस इकरार मोहब्बत ने अजलान के वजूद में
خوشی اور سکون کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھے اور اس پاگل لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن فی الحال وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے جذبات پر قابو کیے رکھا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے بتانے سے کیا ہو جاتا؟ آپ تو ماہم سے محبت کرتے تھے نا؟ اس نے پھر سے شکوہ کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ماہم سے محبت کرتا تھا؟ آپ ہی تو ہر وقت بچپن کی محبت کا راگ الاپتے رہتے تھے اور تمہیں لگا کہ وہ ماہم ہے۔ وہ تم بھی تو ہو سکتی تھی۔ حریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حریم، میں نے بچپن سے تم سے ہی محبت کی ہے اور تمہیں ہی ہمیشہ اپنے ہمسفر کے روپ میں دیکھا ہے۔ تمہارے علاوہ میں کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو تم نے کیسے سوچی ہے کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں؟ ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھتی۔ مجھے خود کو اور ہم سب کو اتنے دن تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حریم اس راز کے افشا ہونے پر اذلان کو آنکھیں فاڑے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر آپ ماہم سے شادی کیوں کر رہے تھے؟ حریم کے اس سوال پر اذلان کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ ارے پگلی، تمہیں کس نے کہا کہ میری شادی ماہم سے ہو رہی ہے؟ میری شادی تو تم سے ہو رہی ہے۔ حریم کو اب حیرت ہونے لگی تھی کہ کتنے راز چھپا رکھے تھے ان لوگوں نے۔ حریم جلدی سے اٹھ کر جانے لگی جب اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حریم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس سے تو نظریں اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب اقرار محبت کے بعد اس طرح پہلو بچا کر بھاگ نہیں سکتی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا اور ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تم سے۔ کیا کہا تھا جمل سے کہ چنگیز خان کے ساتھ شادی کر کے تمہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارنی؟ اس کا سر شرم سے مزید جھک گیا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے جمل کو خوب کوسا۔ جمل کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کہنے پر ہی اس نے تم سے بات کی تھی اور تمہارا جواب بتانا تو ضروری تھا نا۔ حریم تو ان سب کو حالات سے بے خبر سمجھ رہی تھی، لیکن وہ سب تو پہلے ہی اس کے دل کا حال جانتے تھے۔ اذلان نے پھر سے اپنی بات کہنی شروع کی۔ میں کبھی تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ اس بارے میں بات کرنے سے سب کو منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی بھی رشتے کے دباؤ میں آ کر اس رشتے کے لیے ہاں کرو، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید بھی تھی کہ شاید تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو اور تم خود اس سے واقف نہ ہو۔ اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا تاکہ تمہیں تمہارے دل میں پنپتی محبت کا احساس ہو سکے۔ اگر میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ حریم بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ جلتے دل پر اس کے لفظوں سے ٹھنڈی فہار پڑ رہی تھی۔ اب چلو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، باہر چلے۔ میں اذلان نے اس کے حنائی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باہر آئے تو انہیں دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، جو کہ آج ایک سپنوں میں رہنے والی لڑکی کو اپنا شہزادہ مل گیا تھا۔